नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं अजीत, आप देख रहे हैं भ्रष्ट तंत्र और विवाक मीडिया। नमस्कार, मैं हूं शेखर त्रिवेदी। आजादी मिलने से लेकर अब तक मीडिया को लेकर सोच में काफी बदलाव आया है। मीडिया पहले तो समाज सेवा के तौर पर देखा जाता था, धीरे धीरे बिजनेस बन गया और बिजनेस होते हुए भी लोकतंत्र के चौथे पिलर के तौर पर मीडिया अहम भूमिका निभाता रहा। हालांकि कई मौके ऐसे भी आए जब मीडिया पर निष्पक्ष नहीं होने के आरोप लगे और क्रेडिबिलिटी सवालों के घेरे में आई है। लेकिन क्या ऐसा अचानक हुआ है और क्या इसके लिए सिर्फ मीडिया जिम्मेदार है? मौजूदा हालात में ऐसे सवाल उठाना जरूरी हो गया है। ये माना जाता है कि मीडिया को निष्पक्ष होना चाहिए। ऐसे में किसी मीडिया हाउस के मालिक का किसी पार्टी विशेष के पक्ष में आने पर सवाल खड़े होना लाजमी है। लेकिन इसके साथ कुछ और सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश की जानी चाहिए। ये सवाल उठने चाहिए कि आखिर इसकी वजह क्या है, आखिर क्या वजह है जिसने ऐसे हालात बना दिए और ऐसा करने के लिए किन ताकतों ने मजबूर किया। किसी आम आदमी से भी पूछकर देख लीजिए। आज ऐसे हालात बन चुके हैं कि देश में करप्शन और पुअर गवर्नेंस ने संवैधानिक संस्थाओं तक की विश्वसनीयता को खतरे में डाल दिया है। ऐसा लगता है कि मीडिया भी एस्टेब्लिशमेंट के दबाव में घुटने टेक चुका है। और ऐसे में जब एसएल ग्रुप के चेयरमैन ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ी, तब उन्हें तरह तरह से परेशान करने की कोशिश की गई। 2 अक्टूबर 2012 को एसएल ग्रुप के चेयरमैन और उनके चैनल के 2 संपादकों के खिलाफ दिल्ली के एक थाने में एफआईआर दर्ज करा दी गई और इसके बाद भी उन्हें और उनके ग्रुप को परेशान करने की कोशिश जारी रही। मौजूदा सरकार की कारगुजारी ने एक बार फिर राजीव गांधी और इंडियन एक्सप्रेस के मालिक रामनाथ गोयनका के बीच चले संघर्ष की याद को ताजा कर दिया है। रामनाथ गोयनका ने शुरुआती दौर में राजीव गांधी को एक ईमानदार व्यक्ति होने के नाते खुले तौर पर समर्थन किया था, लेकिन बाद में राजीव गांधी कुछ गलत लोगों के चंगुल में फंस गए और कुछ ऐसे काम शुरू कर दिए जो उन्हें नहीं करने चाहिए थे, जिसके बाद रामनाथ गोयनका ने राजीव गांधी की आलोचना शुरू कर दी। बताया जाता है कि रामनाथ गोयनका और राजीव गांधी के बीच मतभेद पैदा होने के केंद्र में रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन स्वर्गीय धीरू भाई अंबानी की अहम भूमिका रही। धीरू भाई अंबानी की गलत सलाह की वजह से रामनाथ गोयनका और राजीव गांधी के बीच मतभेद इतने गहरे हो गए कि राजीव गांधी ने रामनाथ गोयनका द्वारा संचालित इंडियन एक्सप्रेस की दिल्ली और मुंबई में स्थित टावर्स को टेक ओवर करने की भी विफल कोशिश की थी। इसके खिलाफ प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। रामनाथ गोयनका ने भी खुले तौर पर राजीव गांधी और उनके प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सभी गैर कांग्रेसी दलों को लामबंद करके कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने में अहम भूमिका निभाई। ये भी सच है कि जिस समय रामनाथ गोयनका, राजीव गांधी, उनकी पार्टी और उनकी सरकार से लड़ रहे थे, उस समय भी देश की मीडिया फ्रेटर्निटी या तो चुप थी या फिर तटस्थ थी। रामनाथ गोयनका इस लड़ाई में कई बार अलग थलग भी पड़ते हुए नजर आए, लेकिन उन्होंने अपने संघर्ष को लॉजिकल एंड तक पहुंचा दिया। हमने भ्रष्टाचार के पीछे लोगों को नंगा करना शुरू किया तो इस देश की सरकार और इनके लोगों में बड़ी खलबली मच गई भाइयों, दोस्तों। और बहुत तरह के लालच, प्रलोभन मुझे, मेरे लोगों को, मेरे एडिटरों को दिए गए, लेकिन जब हम नहीं रुके तो इस कांग्रेस की सरकार ने तुम्हारे इस हरियाणा के पूत के पीछे नकली एफआईआर दर्ज करा दी। उनका केवल एक ही मकसद था कि ना कि कोई अपोजिशन के लोगों को चुप कराएं। मोदी जी के भी पीछे आपने देखा कितने पड़े, कितने सालों से पड़े। ये था कि मीडिया को भी किसी प्रकार से रोका जाए। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एसएल ग्रुप के चेयरमैन और भारत में निजी क्षेत्र में टीवी चैनल शुरू करने के जनक सुभाष चंद्रा का दिया गया वक्तव्य एक बार फिर रामनाथ गोयनका और राजीव गांधी के बीच चले लंबे संघर्ष की याद ताजा करता है।
स्वभावतः सक्रिय राजनीति से दूर रहते हुए अपने व्यावसायिक कारोबार को आगे बढ़ाने के हिमायती सुभाष चंद्रा की बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की जनसभा में जाकर कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने की अपील तमाम सवालों को जन्म देती है। यहाँ ये विचार करना जरूरी है कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि अराजनैतिक व्यक्तित्व वाले सुभाष चंद्रा एक राजनेता की तरह सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बेदखल करने की अपील कर रहे हैं। और इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि देश की मीडिया फर्टर्निटी क्यों मूक दर्शक बनकर महाभारत के द्रौपदी के चीर हरण की स्थिति को आत्मसात किए हुए है। अक्टूबर 2012 से लेकर अब तक ZMCL ग्रुप को किसी न किसी बहाने मौजूदा सरकार क्या इसीलिए टारगेट करती रही कि इस ग्रुप के चैनलों ने राष्ट्रीय और प्राकृतिक संपदा की लूट को प्रमुखता और प्रभावी तरीके से देश की जनता के सामने उजागर किया। क्या मीडिया का रोल सिर्फ और सिर्फ सरकार और सत्ता में बैठे लोगों के लिए भूमिकार रह गया है? सच उजागर करना क्या मीडिया की जिम्मेदारी नहीं है? और सच उजागर करने की मुहिम में शामिल मीडिया घराने के साथ मीडिया फर्टर्निटी को लामबंद नहीं होना चाहिए। ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब खोजना एक स्वस्थ लोकतंत्र और मीडिया की विश्वसनीयता के लिए बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दरअसल मीडिया को लोकतंत्र के चौथे पिलर के तौर पर देखा जाता है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बाद मीडिया की अहम भूमिका मानी जाती है और देश की आजादी के बाद से अब तक मीडिया ये भूमिका निभाता भी रहा है। मीडिया के इतिहास में इमरजेंसी के काले अध्याय के बावजूद मीडिया ने अपनी मजबूती कभी नहीं खोई और कई मामलों में देश और समाज के लिए अहम भूमिका निभाई है। We made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. देश को आजादी मिलने के बाद मीडिया के स्वरूप और इसके दायरे में एक बड़ा बदलाव आया है। मीडिया के हालात अब उतने मुश्किल नहीं थे जितने आजादी से पहले थे। समाचार पत्रों को आजादी तो मिली ही थी, साथ ही साथ साक्षरता दर भी बढ़ रही थी। इसका नतीजा ये हुआ कि बड़ी संख्या में समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं का प्रकाशन होने लगा। साथ ही रेडियो और टेलीविजन के विकास के लिए भी कदम उठाए गए, जिनकी वजह से मीडिया जगत में बड़ा बदलाव देखा गया। अब मीडिया सच को ज्यादा ताकत और जिम्मेदारी के साथ लोगों के सामने ला रहा था। 1947 से लेकर 1975 तक का दौर मीडिया के लिए विकास का दौर था, लेकिन 1975 में एक बार फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बेड़ियां डाल दी गई। इंदिरा गांधी उस वक्त प्रधानमंत्री थी और विपक्ष भ्रष्टाचार और कमजोर आर्थिक नीतियों को लेकर उनके खिलाफ सवाल उठा रहा था। अपने खिलाफ बढ़ रहे विरोध को दबाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी का ऐलान करके मीडिया पर सेंसरशिप लगा दिया। मीडिया की आजादी छीनी जा चुकी थी। करीब 19 महीनों तक चले आपातकाल के दौरान भारतीय मीडिया को घुटने टेकने पर मजबूर किया गया। उस समय जिन अखबारों ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो उनकी वित्तीय सहायता रोक दी गई। ये ऐसा दौर था जब पत्रकार चाहकर भी खुलकर अपनी बात नहीं रख पा रहे थे। इमरजेंसी के दौरान अखबारों में सरकारी प्रेस विज्ञप्तियां ही ज्यादा नजर आती थी। सेंसरशिप के विरोध के तौर पर संपादक अखबारों में संपादकीय खाली छोड़ दिया करते थे। 1977 में जब चुनाव हुए तो मोरारजी देसाई की सरकार आई और उन्होंने प्रेस पर लगी सेंसरशिप को हटा दिया। इसके बाद अखबारों में आपातकाल के दौरान छिपाई गई बातों को छापा गया। बात चाहे आजादी से पहले की हो या आजादी के बाद की, मीडिया अपना काम पूरी ताकत से कर रहा है। 1977 के बाद भी मीडिया लगातार चुनौतियों के बावजूद अपना काम बखूबी करता रहा है। जेसिका लाल का मामला हो या नीतीश कटारा का केस या फिर हाल में देश को झकझोर देने वाला निर्भया गैंगरेप, इन मामलों में मीडिया ने अपनी भूमिका
जिस तरीके से निभाई है वो सबके सामने है। इसके अलावा रिजवानुर रहमान, शिवानी भटनागर, रुचिरा गिरहोत्रा जैसे मामले या सुकनी भूमि घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला, आईपीएल में भ्रष्टाचार, ये सारे खुलासे मीडिया की वजह से ही संभव हो सके हैं। ये सारे ऐसे मामले हैं जिनमें मीडिया ने जनता की आवाज कार्यपालिका और न्यायपालिका तक पहुंचाई है और सफलतापूर्वक कई निर्णयों को बदलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इससे अहम मुद्दा भ्रष्ट तंत्र और बेबाक मीडिया, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ भोपाल से शिव अनुराग पटेरिया हैं, लखनऊ से के विक्रम राव हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और जयपुर से श्याम सुंदर शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम लगातार ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों भ्रष्ट तंत्र इस कदर हावी हो चुका है कि एक नए युद्ध की लगातार शुरुआत की जरूरत महसूस हो रही है। एक ब्रेक के बाद महिलाएं हैं भारत के मजबूत हाथ। महिलाओं को मिलेगा जीविका के लिए 1 लाख रुपए तक का आसान लोन और उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स में होंगी 25% महिलाएं। कांग्रेस की टीम है आपके साथ। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। शेरदिल जवान मर्दों के लिए जानदार और शानदार जिम वेस्ट, शेरा 5th लाइन जिम वेस्ट। दीवाना बना दे। एक तूफान खत्म तो दूसरा शुरू मेरी जान। कैसा चल रहा है चाचा? सब ऊपर वाले की। चाचा तूफानी दे दो, फ्लाइट पकड़नी है। जाओ तूफान शुरू करो, बस ढक्कन ही तो हटाना है। खुश करो, खुश रहो। खुश नहीं, सुपर खुश रहो। गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस कॉम्बी पैक अब सिर्फ 66 रुपीज का। यू कूल? या, आई एम कूल। इट्स कूल। कुछ ठीक हो ना हो, पर हेड एंड शोल्डर्स कूल मेंथॉल आपको दे कूल स्कैल्प और डैंड्रफ फ्री बालों का भरोसा, ताकि आपका हर अंदाज हो कूल। दैट इज कूल। हेड एंड शोल्डर्स कूल मेंथॉल। होंगे बच्चे स्वस्थ, गले फूलेगा बचपन। इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। आप बहुत दुबले पतले हैं? पतले हैं तो शक्तियुक्त, सुदृढ़, आकर्षक फिट शरीर पाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन। न्यूट्रीगेन मेडिकल्स में उपलब्ध है। हवा में बारूद की खुशबू, पुरानी दीवारों पर खून के छींटे, खिड़कियों से झांकते डरे हुए लोग। कुछ ऐसा नजारा होता है एनकाउंटर का। एनकाउंटर 11 अप्रैल से शुक्रवार से रविवार रात 9 बजे सिर्फ सोनी पर। वाजपेयी जी का जो सपना है उसको हमें पूरा करना है। नदियों को जोड़ना है। जहां बाढ़ है उसे भी बचाना है, जहां सूखा है उसे ही बचाना है। तो हमारे देश का किसान बच जाएगा, हमारा गांव बच जाएगा। समृद्धि नदियों के साथ अपने आप आनेगी। भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। तो आप देख रहे हैं भ्रष्ट तंत्र और बेबाक मीडिया, जिस पर हम करेंगे चर्चा। हम आपको बता दें हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। भोपाल से शिव अनुराग पटेरिया हैं हमारे साथ, और लखनऊ से हमारे साथ के विक्रम राव वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो आपातकाल के दरमियान जेल भी जिन्हें जाना पड़ा था। साथ ही हमारे जयपुर से श्याम सुंदर शर्मा भी जुड़ गए हैं। हम चर्चा ये लगातार जारी रखेंगे। ब्रेक से पहले हमने बताया था आपको कि किस तरीके से आजादी के बाद और अभी तत्काल क्या हालात हैं, सरकार और मीडिया के बीच की जद्दोजहद किस तरह की जारी है। लेकिन केवल आजादी के बाद से नहीं, आजादी के पहले भी मीडिया की अहम भूमिका रही है। आजादी के बाद से ही क्यों, मीडिया ने आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। और इतने ही साल पहले टीवी के बारे में सोचा नहीं जा सकता था, लेकिन उस वक्त जो अखबार निकलते थे आजादी की लड़ाई लड़ रहे क्रांतिकारी पैम्फलेट, पोस्टर्स और हैंडबिल्स के जरिए सूचना फैलाने का काम तब किया करते थे। शायद इसके बिना इतनी बड़ी लड़ाई कामयाब नहीं हो पाती। प्रेस यानी मीडिया, लोकतंत्र का चौथा पिलर।
आजादी की लड़ाई में प्रेस ने अहम भूमिका निभाई। भारत में पत्रकारिता की नींव रखने वाले अंग्रेज ही थे। सबसे पहला न्यूज़पेपर था बंगाल गजट, जिसे 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने निकाला था। अंग्रेज होते हुए भी उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से अंग्रेजी शासन की आलोचना की। जेम्स ऑगस्टस हिक्की की कोशिशों की वजह से हमारे देश में कई न्यूज़पेपर आए, जिनके जरिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाई गई। 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य ने बंगाल गजट का प्रकाशन किया। इसके बाद कई दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्रों का प्रकाशन शुरू हुआ, जिन्होंने ब्रिटिश अत्याचारों की जमकर आलोचना की। राजा राम मोहन राय ने पत्रकारिता के जरिए सोशल रिफॉर्म को बढ़ावा दिया। ब्रह्मैनिकल मैगजीन के माध्यम से उन्होंने ईसाई मिशनरियों के सांप्रदायिक षड्यंत्र का विरोध किया, तो संवाद कौमुदी के जरिए उन्होंने महिलाओं की स्थिति में सुधार करने का प्रयास किया। जेम्स बकिंघम ने वर्ष 1818 में कलकत्ता क्रॉनिकल का संपादन करते हुए अंग्रेजी शासन की कड़ी आलोचना की, जिससे घबराकर अंग्रेजों ने उन्हें देश निकाला दे दिया। हिंदी में पहला अखबार लाने का क्रेडिट पंडित जुगल किशोर शुक्ला को जाता है। इन्होंने 1826 में उदंत मार्तंड पत्र निकाला और अंग्रेजों की नीतियों की जमकर आलोचना की। अंग्रेजों ने इस अखबार के खिलाफ साम, दाम, दंड भेद सभी अपना लिए, लेकिन जुगल किशोर शुक्ला आर्थिक परेशानियों से जूझते हुए भी पत्रकारिता के जरिए देश के लिए काम करते रहे। इसके बाद अंग्रेजों ने प्रेस पर पाबंदी लगाने के लिए तमाम तरह के कानून बनाने शुरू कर दिए। 1857 की क्रांति के बाद गैगिंग एक्ट लाया गया, जिसके जरिए प्रेस पर ऐसा कोई भी न्यूज मटेरियल छापने पर पाबंदी लगा दी गई जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो। पूरी कोशिश की गई कि 1857 की क्रांति की खबरें न फैलें। उस दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के नेता अजीमुल्ला खान ने दिल्ली से पयामे आजादी पत्र निकाला, जिसमें ब्रिटिश कुशासन की जमकर आलोचना की गई। ब्रिटिश सरकार ने न सिर्फ इस पत्र को बंद कराने की कोशिश की, बल्कि इस अखबार की प्रति रखने वालों को भी टॉर्चर किया। अंग्रेज सरकार ने इसके बाद वर्नाकुलर एक्ट लाकर प्रेस की आजादी को छीनने की कोशिश की, जिसके तहत प्रेस को सरकार के खिलाफ कुछ भी छापने की आजादी नहीं थी। कुछ भी छापने से पहले अखबारों को न सिर्फ सारी स्टोरीज दिखानी होती थी, बल्कि एक बॉन्ड भी साइन करना होता था। हालांकि इस एक्ट के खिलाफ पूरे देश की मीडिया एकजुट हो गई और तब तक इसका विरोध करती रही जब तक सरकार ने एक्ट वापस नहीं लिया। फिर धीरे धीरे द हिंदू, पायनियर, अमृत बाजार पत्रिका, द ट्रिब्यून जैसे कई समाचार पत्र सामने आए। लोकमान्य तिलक ने समाचार पत्र मराठा और केसरी के जरिए राष्ट्रवाद की भावना को और भड़काने का काम किया। गांधी जी ने पत्रकारिता के माध्यम से पूरे समाज को एकजुट किया और आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी। नवभारत, नवजीवन, हरिजन, हरिजन सेवक, हरिजन बंधु, यंग इंडिया जैसे कई अखबार गांधी के विचारों को आम लोगों तक पहुंचाने का काम करते थे। आजादी की लड़ाई के दौर में अकबर इलाहाबादी ने कहा था, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। ये वो वक्त था जब प्रेस की कलम की ताकत अंग्रेजों के तोप और तलवार पर भारी पड़ती थी। आजादी की लड़ाई में ये ताकत बहुत काम आई। आज भी मीडिया के पास उतनी ताकत है जो देश को और ताकतवर बना सके। कमी सिर्फ एकजुटता और जज्बे की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब हम रुक करते हैं हमारे खास मेहमानों का। लखनऊ से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के विक्रम राव साहब हैं और साथ ही लखनऊ से मेरे साथ राजनाथ सिंह सूर्य जी भी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राव साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह से आजादी के पहले का दौर हमने देखा, आजादी के बाद एक इमरजेंसी का दौर था और एक आज का दौर है, किस तरीके से मीडिया लगातार बदल रहा है और किस तरीके से चाहा जा रहा है प्रतिष्ठानों के द्वारा, सत्ता प्रतिष्ठानों के द्वारा कि वो बदल दिए जाएं। शेखर, ये कोशिश तो निरंतर अनवरत होती रही है कि हर सरकार मीडिया को दबाने कुचलने का प्रयास करती रही है। ये शुरुआत हुई थी जवाहरलाल नेहरू के समय से, जब पहली लोकसभा 1952 में प्रेस ऑब्जेक्शन मैटर्स एक्ट आया
और अंग्रेजों द्वारा प्रेस को कुचलने के कानून खत्म करने के बजाय और मजबूत कर दिया गए। उस वक्त से लेकर आज तक हम लोग मांग करते रहे कि केवल मीडिया के लिए ही क्यों कानून बनाया जा रहा है। समाज के और भी तबके हैं, लेकिन हर सरकार मीडिया को दबाने की कोशिश करती है। और इसकी पराकाष्ठा हो गई जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी में प्रेस सेंसिटिव ले आई वीसी शुक्ला के कहने पर। उसका नतीजा ये हुआ कि अखबार सब सरकारी बुलेटिन बन गए। यूएनआई, पीटीआई, हिंदुस्तान समाचार, समाचार भारती एक समाचार के नाम से सरकारी भोंपू बन गए। और पूरी कोशिश की गई लोकनायक जयप्रकाश और उनके साथियों के आवाज को दबाने के लिए। खैर उस मेरा सर का छोटा आदमी भी जेल चला गया सेंसरशिप का विरोध करने में। उसके बाद लेकिन देखिए, जब जब कांग्रेस पार्टी रही है सत्ता में, तब तब ये कोशिश होती रही है कि मीडिया को दबाया जाए, फुसलाया जाए, बहकाया जाए। तो ये तो एक रिकॉर्ड रहा है इनका। राजीव गांधी जब थे, इंदिरा गांधी के बाद वो देख लीजिए। तो शेखर, मुझे लगता है कि एक सोची समझी साजिश, एक प्रक्रिया है, चिंतन प्रक्रिया है कांग्रेस पार्टी की कि सत्ता में आते ही परेशान करो मीडिया को। जी चलिए, राजनाथ सिंह सूर्य जी, ऐसा क्यों है? जो कह रहे हैं अभी के विक्रम राव साहब के जब जब सत्ताएं शक्तिशाली हुई हैं तब तब इस तरह की नौबत आई है और एक खास पार्टी से और एक खास सरकार से जोड़कर वो इसे देख रहे हैं। ऐसी स्थितियां क्यों आई हैं, राजनाथ सिंह सूर्य जी? देखिए, जब राजनीतिक शक्तियां शक्तिशाली हुई हैं तब ऐसा नहीं हुआ है। जब स्वेच्छाचारी हुई हैं तब ऐसा हुआ है। जी, अभी आप जब एक लंबा इतिहास बता रहे थे कि पत्रकारिता का किस प्रकार से विकसित हुई, तो उस समय आपने कहा था कि पत्रकारिता शुरू हुई थी संदेश देने के लिए। जो अपना संदेश देना चाहता था वो समाचार पत्र निकालता था। जी, अब आज का जो पत्रकारिता का स्वरूप है वो संदेश देने वाला स्वरूप नहीं रह गया है, वो व्यवसायिक स्वरूप हो गया है। तो इसलिए उस समय की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता की तुलना करना मैं समझता उचित नहीं होगा। समय के अनुसार जैसे समाज में बाकी बदलाव आया है, वैसे पत्रकारिता में भी बदलाव आया है। और जब हितों का टकराव होता है तो जैसे बदले की भावना, पहले जैसे प्रतिद्वंदी समझे जाते थे, अब शत्रु समझे जाते हैं राजनीति में, वैसे ही जिससे जो टकराता है उसको अपना शत्रु समझने लगता है और उसको पर कार्रवाई करने पर उतारू हो जाता है। ये स्वेच्छाचारिता का प्रतीक है। सत्ता में जब स्वेच्छाचारिता आ जाती है तब ऐसा होता है, या हम पत्रकारिता करते हुए जो हमारे भीतर ये भाव आ जाता है कि हम जिसको चाहें उसको नंगा कर सकते हैं, जिसको जहां चाहें खड़ा कर सकते हैं, तो हमारे अंदर भी वो भाव आ जाता है। अब इन दोनों का सामंजस्य कैसे हो, इसमें से रास्ता कैसे निकले, इस पर कभी विचार नहीं किया गया अभी। जी, आज ये चर्चा हम कर रहे हैं और इसमें वो कांटा, वो संतुलन का कांटा कहां पर आकर टिकता है और क्या अभी वैसी स्थितियां हैं और कोई एक पलड़ा भारी है, इस पर लगातार हम चर्चा करते रहेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। युवा है भारत के मजबूत हाथ। हर साल 2 करोड़ युवाओं को मिलेगी ट्रेनिंग और रोजगार के अवसर और हर जरूरतमंद युवा को स्कॉलरशिप। कांग्रेस की टीम है आपके साथ। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। आइए मैं आपको हमारे अन्नदाता से मिलवाता हूं। लोग इन्हें किसान कहते हैं। मेहनती, ईमानदार, कुदरत पर निर्भर, पैर माटी में लेकिन सर ऊंचा, आसमान में, किसी योद्धा से कम नहीं है। हम तो बस खेतों में इनका साथ दे रहे हैं, बूंदों की जगह लहरों की बौछार दे रहे हैं। हम हैं देश के अन्नदाता की शक्ति। शक्ति पंप्स। खुश करो, खुश रहो। खुश नहीं, सुपर खुश रहो। गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस कॉम्बी पैक अब सिर्फ 66 रुपीज का। जम के खाओ, खूब पचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। जगत रॉयल बासमती, रॉयल्टी का एहसास। गांव में आज भी अपनापन है, ईमानदारी है, सुख दुख को बांटने का स्वभाव है। ये बहुत बड़ी ताकत है। कभी तो इस ताकत का इस्तेमाल करें।
उन्हें बिजली चाहिए, सड़क चाहिए, पानी चाहिए, रोजगार चाहिए, बच्चों को शिक्षा चाहिए, बूढ़ों को दवाई चाहिए। अगर प्राथमिक सुविधाएं अगर गांव में होगी तो ये सब अपने आप आना शुरू हो जाएगा। भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। नवरत्न एक्स्ट्रा ठंडा तेल, सबसे ज्यादा ठंडा, सबसे ज्यादा असरदार, सबसे ठंडा। कॉलोनी विच आ गई रे, फेस दिखला गई रे, छा गई जुगनी पुछे। सेक्टर 11 किधर है? सेक्टर 11 किधर है? दिल दा सेक्टर लव दी कॉलोनी, जुगनी साडे नाल चलोनी। होए सन्नी होए, चल आज तुझे कोक पिलाता हूँ। किस खुशी में होए? बेटा आज उसने सेक्टर 11 पूछा, कल मेरा सेक्टर पूछेगी, उसके बाद फोन नंबर, और फिर तो लव शब्द है कोका कोला। छोटी हो या बड़ी, हर खुशी में कोका कोला। अरे राधे, क्या कहा प्रिया ने? मना कर दिया। मिलावटी बेसन के लड्डू चढ़ाएगा तो ना ही सुनने को मिलेगा। अपने प्यार में प्योरिटी लाओ। आ गया फॉर्च्यून बेसन, प्योर और फ्रेश प्रॉमिस के साथ। राधे, फॉर्च्यून, हर दिल में, हर घर में। हमारे लिए आवश्यक है हमारे किसान को सामर्थ्यवान बनाए, हमारे किसान को आर्थिक ताकत दें, सुविधा दे। वो जरूर हम चाहते हैं वैसा परिणाम देगा। भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। तो आप देख रहे हैं भ्रष्ट तंत्र और बेबाक मीडिया, जिस पर हम कर रहे हैं चर्चा। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल मौजूद है। हमारे साथ लखनऊ से के विक्रम राव हैं, वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के अध्यक्ष भी हैं और इसके माध्यम से लगातार पत्रकारों की आवाज उठाते रहे हैं। साथ ही शिव अनुराग पटेरिया हमारे साथ भोपाल से, और राजनाथ सिंह सूर्य हैं लखनऊ से ही, और साथ ही श्याम सुंदर शर्मा जयपुर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। शिव अनुराग पटेरिया जी, ये मीडिया की जो शक्ति है, इसका इस्तेमाल सरकार और मीडिया के बीच बेहतर संबंध हो तो जनहित में जाहिर तौर पर किया जाता है और किया जाता रहा भी है, लेकिन इसका इस्तेमाल अगर सरकार अपनी गलत नीतियों को भी थोपने पर करे, अपनी बातें मनवाने के लिए करने लगे, ऐसी स्थितियां क्यों आती हैं आपके नजरिए से? देखिए, वास्तव में सत्ता का जो स्वरूप होता है, सत्ता का जो तरीका होता है, वो हमेशा निरंकुश होता है। और जब मीडिया उसके रास्ते में अवरोध पैदा करता है, उसे रास्ता दिखाने की कोशिश करता है, तो अक्सर उसे प्रताड़ित किया जाता है। चाहे दिल्ली की बात हो, चाहे गांव की बात हो, अक्सर आपके पास बैठकर आपके बारे में लिखना सबसे कठिन होता है। जब सत्ताधीश के करीब रह के, आप दिल्ली में रह के और सबसे बड़े सत्ताधीश के खिलाफ लिखने की कोशिश करते हैं, सबसे बड़ी पार्टी के खिलाफ लिखने की कोशिश करते हैं, तो अक्सर उसका प्रतिकार होता है और आपको एक शिकंजे में लाने की कोशिश होती है। जिलों में भी ये सारी कोशिशें होती हैं, तो ये सत्ता का स्वरूप है। मुझे लगता है कि जब तक हम एक होकर इसका प्रतिकार नहीं करेंगे, तब तक हालात बदलने वाले नहीं हैं। दरअसल आप चुप होते हैं तो उस बात को स्वीकार करने की आपकी एक सहमति जैसे मान ली जाती है। अक्सर मैं ऐसे लोगों से कहा करता हूं कि आप कालिख आपके चेहरे पर है, लेकिन आप आईना तोड़ने पर उतारू हैं। दरअसल आपको अपने आप को बदलना चाहिए, अपनी बातों को बदलना चाहिए, और इसके खिलाफ जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक चीजें बहुत ज्यादा बदल नहीं पाएंगी। और इस संतुलन बनाना सरकार में बैठे लोगों की सहिष्णुता पर भी निर्भर करता है। आप अपनी आलोचना को ये मत समझिए कि आपके खिलाफ कोई चीजें गई हैं। आलोचना कहा जाता ना कि निंदक नीर राखिए आंगन कुटी छपाए। इस भारतीय जीवन शैली के बाद भी हमारे जो सत्ताधीश हैं लगातार निरंकुश होते जाते हैं, और ये बड़ी अफसोसजनक बात है। हम रुक करते हैं जयपुर का। श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ हैं। श्याम जी, इसी बात को और आगे बढ़ाते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि लोकतंत्र है अपने देश में, हम एक सरकार को चुनते हैं, उससे उम्मीद करते हैं कि वो हर तबके का, हर हिस्से का समाज के ध्यान रखेगी, लेकिन हकीकत यह है कि जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो संसद में बैठे हैं, विधानसभा में बैठे हैं, दरअसल उनके हाथ से ही कानून पारित होने हैं, उनको ही नियम कायदे कानून तय करने हैं। तो ऐसे में लोकतंत्र के उस चौथे खंभे को किस तरीके से मजबूती देनी है, या उसकी जड़ों में मट्ठा डालना है? जिसके हाथ में है, अगर वो उस तरह की स्थितियां नहीं बनाता है तो फिर उसका क्या हश्र होगा? शेखर जी, मैं इस बात को कहता हूं कि हमेशा गरीब